नमस्कार बच्चों, आपका YouTube चैनल रेणु कुमारी पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज की यह वीडियो खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि आज एक अलग वीडियो मैंने बनाया है। अलग इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आज तक जो मैंने वीडियो बनाया है वो हिंदी इलेक्टिव से था। कक्षा 12वीं का हिंदी इलेक्टिव से बनाती आई हूँ, चाहे पाठ का हो चाहे मॉडल सेट हो। लेकिन आज ये वीडियो कक्षा 12वीं का हिंदी कोर से है। आज हिंदी कोर 12th की परीक्षा थी। आप सभी ने परीक्षा दिए होंगे, सारे बच्चे जो भी आर्ट्स के हैं वो एग्ज़ाम दे करके आए होंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज पता करने वाले हो। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे 30 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है उनका मैं आंसर उत्तर बताने वाली हूँ। तो आज जो जैक का हिंदी ए यानी कि कोर जो एग्ज़ाम आप सभी ने दिया है, ये प्रश्न का ये निर्देश है कि आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के ये सारे निर्देश है, आपको इसी के अनुरूप जो है आपको आगे के उत्तर देने थे। सबसे पहले जो पहला नंबर है वो आपका है कविता, है ना। पहला जो है वो है कविता। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 यानी कि 1 से 4 तक के लिए आपको सही विकल्प का चयन करना था। ये रहा आपका पद्यांश कविता। और जो प्रश्न है पहला आपका इस पद्यांश से जुड़ा हुआ, वो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है। यानी कि ये जो दिया हुआ है पद्यांश, इसका संबंध इनमें से किससे है। तो मैं पहले ही टिक लगा दी हूँ स्वाधीनता से, क्योंकि ये पूरा आपकी स्वतंत्रता पर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न, सुसिद्ध शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पर पूछा है सुसिद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो ये 4 ऑप्शन है, उत्तर होगा प्रसिद्ध। तीसरा प्रश्न, बाहें कैसी है। यानी कि जो गद्यांश में बाहें का जिक्र है वो बाहें कैसी है। तो ऑप्शन नंबर बी सिमटी हुई। चौथा प्रश्न है, स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहाड़। अब आगे है गद्यांश। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश आप पढ़े होंगे, आप परीक्षा दे के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे के प्रश्न में जाते हैं। अगला जो 5वां नंबर का प्रश्न है, इसमें है मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये आश्रित है आदिकाल। ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। आप पहला ही लाइन में देखिएगा, आदिकाल से जो है मनुष्य एक दूसरे पर यानी कि प्रकृति पर आश्रित है। अगला 6 नंबर का प्रश्न है, वनों की महत्ता कब पता चला है। तो इसका भी उत्तर होगा आदिकाल से पता चला है। अगला 7 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है। तो उत्तर होगा जातक कथाओं तथा पंचतंत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। शीर्षक पूछा है, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ये सारा जो गद्यांश यहाँ पर आपका दिया है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका जो शीर्षक होगा वो होगा पर्यावरण। अगला प्रश्न, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से है। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर का, रचनात्मकता को किससे पोषित किया जा सकता है। तो पोषित हम शिक्षा से भी कर सकते हैं और प्रशिक्षण से भी कर सकते हैं। तो उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, ऑप्शन नंबर ए।
11 नंबर का प्रश्न है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? यानी कि नई संचार भाषा जो है उसको किसने जन्म दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। अगला प्रश्न, विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका क्या है? यानी कि आदान प्रदान यानी कि विचार को देना और लेना का सबसे प्राचीन तरीका यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे प्राचीन तरीका जो है वो पत्राचार यानी कि पत्र है। अगला प्रश्न 13 नंबर का है, पत्रकारिता के विकास में कौन कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं? तो सक्रिय जो होता है वो जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा रहेगी तभी आप पत्रकारिता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग मनोरंजक होता है तभी फीचर कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है, अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है? अब इसमें कंफ्यूज करने वाला दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है पूजनीय और दूसरा है महोदय। यहाँ पर पूजनीय और महोदय दोनों संबोधन करने का है, लेकिन यहाँ ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, अपने से बड़े यानी कि यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के विषय में कहा गया है। अपने से बड़े यानी कि अनौपचारिक, क्योंकि औपचारिक पत्र जो होता है उसमें पद बड़ा होता है ना कि रिश्ते बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्ते की बात की गई है कि अपने से जो बड़े हैं रिश्ते में उसको संबोधन पत्र में आप क्या लिखिएगा? तो जाहिर सी बात है पूजनीय लिखेंगे, क्योंकि महोदय और महाशय जो है ये दोनों औपचारिक पत्र को संबोधित करने वाले हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, समाचार पत्र की आत्मा होती है, इसका अर्थ आंसर होगा संपादकीय पृष्ठ में, क्योंकि राष्ट्रीय पृष्ठ, स्थानीय पृष्ठ ये दोनों अखबार का नहीं है, मतलब अखबार का भाग नहीं है। उसमें लोहरदगा जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र का नाम होता है। स्थानीय पृष्ठ और राष्ट्रीय पृष्ठ ऐसा करके अखबार का कोई भी पेज नहीं होता है, लेकिन संपादक के पृष्ठ जरूर होता है। इसमें संपादक की अपनी सोच, अपनी नीति होती है, इसीलिए समाचार पत्र में संपादक के पृष्ठ को समाचार पत्र की आत्मा कही जाती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब रिपोर्ट को कोई प्रस्तुत करता है तो उसको रिपोर्टिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? सुसंगत भाषा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है और कंप्यूटर के लिए सबसे सरल भाषा जो है वो संस्कृत ही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर पाठ से रिलेटेड गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना है और 19 से 22 तक के प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर इस पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। 19 नंबर का जो प्रश्न है, सुख पर दुख की क्या तैरती है? तो सुख पर दुख की छाया तैरती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ही है, तो आंसर होगा छाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला 20 नंबर का प्रश्न, किसके बारे में चित्रण किया गया है? यानी कि जो पद्यांश दिया हुआ है उसमें किसका चित्रण किया गया है? तो उत्तर होगा समीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 21 नंबर का, जग का हृदय कैसा है? तो जग का हृदय दग्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊंचा सिर पर किसको ताक रहे हैं? ऊंचा सिर पर किसको ताक रहे हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विप्लव के बादल। अब यहाँ पर पाठ से गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और उससे जो प्रश्न पूछा गया है 21 से 23 से 26 उसका उत्तर देना है। 23 नंबर का प्रश्न है, कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? तो कुल 2 कन्याओं का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। सास और जिठानियाँ क्या बिचका रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी ओठ नहीं दिख रहा है, मुंह है, कान है, नाक है, होठ कहीं पर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
सास कितने कमाऊ वीरों की विधात्री थी? तो सास कितने कमाऊ वीरों की विधात्री थी? ऑप्शन नंबर डी, 3 कमाऊ वीरों की विधात्री थी। अगला नंबर 26, छोटी बहू को दंड क्यों मिला? इसलिए दंड मिला क्योंकि उन्होंने लीक से हटकर कार्य किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग पाठ में लेखक कौन है? यानी कि इस पाठ के लेखक पूछे गए हैं। तो लेखक है मनोहर श्याम जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म कुमाऊं, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था, ये क्वेश्चन कुछ अलग थोड़ा सा पूछा है। जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था, ये कहना चाहिए था। क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के आगरा शहर में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं आगरा नहीं है। चूँकि ये कुमाऊनी जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार, उस वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए मेरे हिसाब से आंसर जो होगा वो कुमाऊं होगा, क्योंकि कुमाऊं परिवार में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 29 नंबर का, जूझ पाठ का कथानायक कौन है? तो जूझ पाठ का जो कथानायक है वो आनंदा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ, आप हिस्ट्री में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अब आप जल्दी से फटाफट आप मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया है, क्योंकि इसमें नंबर सही तो सही, गलत तो गलत। नंबर कट, अगर सही लिखे हो तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो फटाफट आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है, और कमेंट के माध्यम से में बताइए कि आपने कितना सही बनाया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।